हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एट डैम पी पर आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। कौन से सॉल्यूशंस? कल मैंने आपको बताया था, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था अणु और परमाणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो कंसेप्ट तो हमने पूरे करा दिया आपको, लेकिन उसके सॉल्यूशंस बाकी हैं। कुछ बच्चे कंसेप्ट पढ़ने के बाद सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, इसलिए मैं आपके लिए सारे सॉल्यूशंस लेके आई हूँ आपके पूरे चैप्टर के। अगर आपका कोई सॉल्यूशन छूट जाता है मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ आगे। सॉल्यूशंस देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। द प्रोडक्ट वर 2.2 of carbon dioxide, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 grams of sodium ethanol। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल होता है उसमें, ठीक है, जल प्राप्त करते हैं। तो सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विथ द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के लिए अनुरूप है। क्या है? उसके अनुरूप है। कैसे भाई? देखो, जैसे सोडियम कार्बोनेट है और एथेनोइक एसिड है। तो सोडियम कार्बोनेट देखो हमको क्या दिया था इसने। देखो सोडियम कार्बोनेट क्या है, 5.3, और एथेनोइक एसिड क्या है, 6 ग्राम। ठीक है, इधर देखो सोडियम एथेनोइट इसने क्या दिया है हमको, सोडियम एथेनोइट 8.2 ग्राम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसने क्या दिया है, 2.2 ग्राम, और बाकी बचा वाटर इसने क्या दिया है हमको, 0.9 ग्राम। इन तीनों को जोड़ लो जरा, इधर जोड़ लो और इधर जोड़ लो, दोनों का क्या बैठ रहा है, 4 5 11, 11.3, और इधर जोड़ लो, 9 और 2 11, 11 और 3 जोड़िए, क्या आएगा, तो 8 और 2 10, 9 2 और 2 4, और 9 13 का 3, हासिल 1, 8 और 1 9, और 2 11, 11.3। दोनों तरफ बराबर आ रही है, LHS आपकी और RHS दोनों बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है। क्यों? मैंने आपको बताया था ना, द्रव्यमान में क्या होता है भाई, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। द्रव्यमान में क्या होता है, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश। दोनों साइड इसकी बराबर हैं। इसका मतलब ये आंसर क्या है, सही है। जिस तरीके से आपका देख लो, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं आपके सॉल्यूशन। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। इट मीन्स द मास रिमेन्स द सेम, सो वी एड द मास ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट ऑन LHS एंड RHS क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें दिखाया गया है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा, आपको मेरे सॉल्यूशंस अच्छे लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, इजी लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, आपकी हेल्प हो सकती है। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं आप, जिससे कि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। और कमेंट करके अगर बेटा आज को आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फ्रॉम ऑफ वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। ठीक है, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या बनता है, जल बनते हैं। लेकिन जो इनका एक रेशियो होता है फिक्स, वो 1:8 होता है। अब इसने कहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर इसमें मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछ रहा है ये। चलिए देख लेते हैं। जब हमने 1 में 3 की गुणा करी है, देखो मैं आपको यही समझा, जब हमने यहाँ पे 1 था पहले हमारा, देखिए आपको हम यहीं पे समझा देते हैं जिससे कि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए जब यहाँ पे 1:8 है, इसने बोला है कि यहाँ पे 3 लेना है, मतलब कि इसमें 3 की गुणा कर दो 1 में, तब 3 ग्राम हो जाएगा हमारा। लेकिन
जब इधर 3 की गुणा करिए तो इधर भी 3 की करनी पड़ेगी भाई, दोनों का अनुपात बराबर ही तो लेना होता है। तो 8 तिया 24। जब 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस होगी तो आप ऑक्सीजन कितना लेंगे? 24 ग्राम। ठीक है, यही इसका आंसर है। इंग्लिश में देख लीजिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो इसका स्थिर अनुपात का नियम था, दैट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। आपको पता है कि स्थिर अनुपात के नियम में क्या होता है, मैंने कल आपको पढ़ाया था। देखो, जब 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम जल होता है, ऑक्सीजन होती है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन में कितने ग्राम होगा ऑक्सीजन? 24 ग्राम। ठीक है, इजी तरीका था बिल्कुल, यूं ही समझ में आ गया होगा आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिमाण है? क्या पूछा है इसने? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम पूछा है। ठीक है, देखिए बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरीज रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। वही है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम यह है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स हैं? काफ़ी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन करते हैं आप, उसमें ना तो आप उसके द्रव्यमान का ना तो सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका बेटा आप विनाश कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था पहले। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफाइनिट प्रोपोर्शन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? निश्चित अनुपात क्या कहता है इसका? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये पूछ रहा है। अभी स्थिर अनुपात का पूछा था, यहाँ पे पूछा था इसने द्रव्य अनुपात का, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्थिर अनुपात का। चलिए दोनों का बता देते हैं। उसका मैंने आपको बता ही दिया, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम मैंने आपको बता ही दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। चलिए इसका बता देते हैं, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? किसी भी यौगिक में, कल बताया था मैंने, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। क्या बताया था मैंने कल आपको? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। क्या पूछ रहा है ये? परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषित करना है? अभी तो बताया था, कल बताया था मैंने आपको सबको। One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass one atom of carbon. The relative atomic mass of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12. क्या बताया था मैंने कल आपको? कार्बन 12 के एक परमाणु के संबंध में, कार्बन 12 का जो C12 था, कार्बन 12 का एक परमाणु के संबंध में सभी तत्वों का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लिया गया है ना? क्या था इसका? सिर्फ C12 निकालने के बाद C12 का एक परमाणु निकाल लो। C12 के एक परमाणु के संबंध में जो सभी तत्व हैं, जो हमारे टोटल एलिमेंट है, अब सबका तो भी अलग अलग से निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परमाणु होता ही इतना छोटा है, एटम होता ही इतना छोटा है लास्ट वाला, कि आप उसका द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। इसीलिए तो एक मानक परमाणु बनाया था, जो क्या था हमारा? C12। ठीक है, कल भी बताया था मैंने आपको, ये यही है। नेक्स्ट देखिए, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आईज। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है? भाई क्योंकि वो इतना छोटा होता है। मैं कह रही हूँ, मैंने पेन की बिंदी रखी है, इसके अंदर इतने पार्टिकल्स, इतने एक के अंदर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर, मतलब आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते आप उसकी, बहुत ही छोटा होता है। एज एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, इज इट नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेक्ड आइज। इसे आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो उसकी त्रिज्या होती है ना, वो नैनोमीटर में होती है। कल भी बताई थी मैंने आपको, त्रिज्या नैनोमीटर में होती है। 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। इन सब के आपको क्या लिखने हैं?
फॉर्मूले लिखने हैं। देखिए लिखते हैं फॉर्मूले। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्या होता है Na और ऑक्साइड क्या होता है O2, तो Na2O। ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्या होता है Al और क्लोराइड क्या होता है Cl। सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्या है आपका, एक सेकेंड गलत लिखा है इसमें, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। चलिए देखते हैं, चलिए फॉर्मूला देखते हैं हम अपने। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है Na2O। दूसरा क्या था हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड NH4Cl क्लोराइड। सोडियम सल्फाइड, सोडियम Na2 सल्फाइड SO4। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH, उसका होल ट्वाइस होता है तो पूरे को लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है, कोष्टक में O भी बड़ा है H भी बड़ा है, O को छोटा मत लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूले दिए हैं इनके नाम लिखने हैं। पहले देखो Al एल्यूमिनियम, SO4 सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा क्या आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र का तात्पर्य क्या है, क्या तात्पर्य है रासायनिक सूत्र का। देखो रासायनिक सूत्र में क्या होता है, अभी आपको पिछले मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया था उसमें बताया था। रासायनिक सूत्र में क्या होता है, एक तो उसका नंबर जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, उसका सिंबल, उसका नंबर, उसके कितने एटम्स हैं उसमें। ठीक है, उसका एक मोल, यौगिक का एक मोल या फिर यौगिक का द्रव्यमान, सब कुछ उसमें ज़रूरी होता है। देखो जैसे कोई फॉर्मूला है, सोडियम है तो इसको आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इसके साथ को मोस्ट सल्फाइड वगैरह कुछ और जोड़ रहे हो तो इसमें 2 एलिमेंट जुड़ गए हैं। ठीक है, उसके नंबर्स जुड़ गए हैं, उनके कितने मोल हैं या इसका कितना ये मोलर मास है, कितने द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, तो ये सब जानकारी होनी चाहिए केमिकल फॉर्मूला के लिए। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन। इसमें पूछा है कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट है। देखो H2S, H में कितने एटम है 2 और S में कितने हैं 1, तो कितने हो गए 3। ठीक है, 3 एटम्स। अब देखो PO4 में कितने एटम्स हैं, PO4, ये 3 आयंस दे रखे हैं ऊपर, ये आयंस है -3। ठीक है, -3। तो देखिए -3, तो देखिए P कितने एटम्स हैं 1 और O कितने हैं 4, तो 1 और 4 कितने हो गए 5। ठीक है, कितने एटम्स हो गए आपके 5। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। चलिए आगे देखते हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ। इन सब की क्या निकालने हैं आपको, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान। अभी मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में कि कैसे निकालते हैं। जैसे कि H2 है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास है वो कितना होता है 1 और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 2, तो आंसर क्या होगा 2 म्यू। जैसे कि अब है O2 का, O का बेटा एटॉमिक मास क्या है 16 और इसके पास कितने मॉलिक्यूल है 2, तो 16 दूनी 32 म्यू। ठीक है, इसी प्रकार Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है 35.5 और कितने क्लोरीन दे रखे हैं 2, तो आंसर क्या होगा 71 म्यू। नेक्स्ट CO2 कार्बन, सी का कितना होता है 12 एटॉमिक मास और O का कितना होता है 16, लेकिन O कितने हैं 2, तो 16 दूनी 32, 32 और 12 कितने हो गए 44 म्यू। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से देखो CH4, C के कितने होते हैं 12 एटॉमिक मास प्लस, और H का कितने होता है एटॉमिक मास 1, लेकिन H कितने हैं 4, तो 4 एकम 4, 4 और 12 16। ठीक है, 16 म्यू। नेक्स्ट क्योंकि सब दे रखे हैं, आप इसमें से देख लेना और खुद से करने की कोशिश करना, सब इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाती हूँ मैं आपको, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO। इन सब का आपको क्या बताना है, इन सबको आपका एटॉमिक मास बताना है। एटॉमिक मास बताने के लिए देखो इसने आपको Zn, Na, K
CO, इन सबका क्या दे रखा है, पहले इसने इन सबका आपको यूनिट मास निकालना है, इसने एटॉमिक मास आपको दे रखा है सबको। देखो जैसे हम निकालते हैं ZnO का, निकालते हैं जिंक ऑक्साइड। ZnO का क्या है 65 एटॉमिक मास, और O का क्या है 16, जोड़ दो क्या आ गया 81। ऐसी Na2O, Na का क्या है 23, लेकिन ये Na2 है तो 23 दूनी 46, और O कितने हैं 16, एक ही है तो 16 का 16, 40 और 46 62, सिंपल। अब K2CO3, K का कितना होता है एटॉमिक मास 39, और K कितने हैं 2, तो 39 दूनी कितने हो गए 78। अब क्या आता है हमारा कार्बन, कार्बन का क्या होता है हमारा एटॉमिक मास 12, 12 का 12 जाए क्योंकि कार्बन एक ही है। O3, ऑक्सीजन कितने हैं 16, 16 तिया 48, तीनों को जोड़ दिए क्या आ गया हमारा 138। ठीक है बेटा, चलिए अब अपने क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि क्या है। देखिए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड ऑफ एन एनालिटिकल टू contain 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। इसने भाई क्या पूछा है, देखिए इसे क्या है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन दी गई है और बोरोन युक्त नमूने के विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि इसमें 0.096 बोरोन है और 0.144 ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। ठीक है, तो देखो इसका कंपाउंड, ये जो यौगिक का मास है वो कितना दे रखा है 0.24, लेकिन उसमें बोरोन का इतना है और ऑक्सीजन का इतना है। तो पहले इन दोनों की परसेंटेज निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखो बोरोन का मास क्या है 0.096 बटे, और टोटल कितना है 0.24। हम जीरो आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा, मैंने फॉर्मूला आपको दूसरी क्लास में भी लिखवाए थे। देखो इससे कट गया, 0 से 0 कट गया, 24 चौका 96, तो कितना आया 40%, 4 धाम 40। अब देखो कितना है ये बोरोन की, कितनी है इसमें बोरोन की क्वांटिटी कितनी है इसमें 40%। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन की निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब जब 100 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60, तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन की कितनी होगी 60%, हो गया ना इजी तरीके से। दूसरा देख लो, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया तो क्या आया उसमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई। तो इसने अब ये पूछा है कि अगर मैं 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाऊं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यही तो बात पूछा है। देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये बताओ कि कार्बन का मास क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, और O का क्या होता है 16, लेकिन इसमें 2 है तो 16 दूनी 32, ये है हमारे पास। ठीक है, हम इसको कट कर सकते हैं, दोनों को अनुपात में लिख लेते हैं, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, आगे समझ में, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो 3:8 आ गया। 3 अनुपात में जलाया था उसने, और वाटर कितना और ऑक्सीजन कितनी ली थी 8, तो कितना आया था 11 आया था ना। तो इसी वर्ड में हम कह सकते हैं जैसे कि 12 ग्राम कार्बन, से 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, वही बात तो है ना। देखो पहले 3 कार्बन था और 8 ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें क्या है 12 कार्बन है ना, तो ऑक्सीजन कितनी ले ली उसने 32 ले ली, ये रहा यहाँ पे 32, तो कितना आया 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कितना निकलेगा 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस वो होते हैं जिनमें फिक्स चार्ज होता है,
क्या होता है, जिन पे फिक्स चार्ज जो होता है, उनका जो माइनस प्लस चार्ज है वो फिक्स होता है। देखो, द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी अ फिक्स चार्ज, किस पे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, जैसे कि कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, फॉस्फेट आयन। नेक्स्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, इन सब की केमिकल फॉर्मूला बताने हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्साइड। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर Cu और नाइट्रेट NO3। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट, CaCO3 किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे बेटा सबको समझ में, सबके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये एल्युमिनियम क्लोराइड को देख के लगा कि मैंने ऊपर शायद एक फॉर्मूला गलत करा दिया है, थोड़ा उसको देखते हैं हम। एल्युमिनियम क्लोराइड का ये पहले फॉर्मूले भी आए थे, मुझे भी कुछ डाउट हो रहा था। चलिए देख लेते हैं हम उसको। एल्युमिनियम क्लोराइड, हाँ यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे इसने NH4Cl लिख रखा है, मुझे भी कुछ डाउट हो रहा था कि ये गलत है। एल्युमिनियम क्या होता है, हमारा Al होता है। ठीक है, तो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ आगे लिखा दिया है, उसको देख के लिख लेना। ठीक है, सही कर लेना उसको। ठीक है बेटा, क्या होता है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, AlCl3, AlCl3 ऊपर भी सही कर लेना। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। गिव द नेम्स द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होता है, पता है किसी को, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूने को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन H, ब्रोमाइड मतलब Br। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये फॉर्मूले हैं, याद रखना। नेक्स्ट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का मतलब क्या होता है K, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है बेटा, हो गया सबका, फॉर्मूले हो गए। अब ये जो क्या है, आपको वही फिर से वही मोलर मास निकालना है। कितना मोलर मास निकल पाएगा पता नहीं। क्या है, इथाइन C2H2, C2H2 का निकालना है। देखो कार्बन, कार्बन के कितने मोल होते हैं, कार्बन का कितने होंगे एटॉमिक मास 12, और 2 कार्बन है तो ये कितना हो गया 24। नेक्स्ट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन कितने दिए 2, तो 1 कम 2, तो 24 और 2 कितने हो गए 26। ऐसे ही S8 सल्फर, इसका कितना होता है एटॉमिक मास 32, और कितने दिए 8, तो 32 8 256। फिर है P4, P फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास क्या होता है 31, और दिए कितने हैं 4, तो 31 चौका 124। नेक्स्ट HCl, HCl, H का क्या होता है एटॉमिक मास 1, और एक कम, एक ही रह गया क्योंकि एक ही दिया है H। और Cl का क्या होता है 35.5, तो 35.5 और एक कितना हो गया 36.5। नेक्स्ट, HNO3, HNO3 का क्या है, H का क्या है एटॉमिक मास 1, N का क्या है 14, और O का क्या है 16, लेकिन कितने दिए हैं 3, तो 48। 14 और 1 15, 15 और 48 63। ठीक है, जिन बच्चों को मेरे सॉल्यूशंस अच्छे लगे हैं बेटा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कुछ सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पर PDF नोट्स फ्री में मिल जाते हैं। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और बेटा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ फिर से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिना झिझके कुछ भी मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। चलिए बेटा, आज तक की क्लास इतनी थी, आपका दिन शुभ हो।